बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो लेक्चर मैं करवा रही हूँ, ये पिछले लेक्चर से कंटिन्यू है। इसके अंदर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब हमने किसी भी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया और वो पोलराइज्ड हो गया, तो फिर क्या होगा, उसकी अपनी भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना। क्योंकि जब वो पोलराइज्ड हो गया और उसके जो सारे के सारे चार्जेस हैं वो अलाइन हो गए, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, तो यकीनन अब वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा, न्यूट्रल मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करेगा। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, डायपोल की अपनी एक फील्ड होती है, ठीक है, वेरी रैपिडली डिक्रीजिंग फील्ड होती है, 1/r³ के साथ जो है वो वेरी करती है 2 पॉइंट चार्जेस की, तो लेकिन होती है। तो अब हमारे पास एक दो सिंपल पॉइंट चार्जेस नहीं है, बल्कि हमारे पास कोई मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, आर्बिट्ररी शेप का मटेरियल है, और मैं इसको उसकी वो अब पोलराइज्ड हो गया है। तो अब पोलराइज्ड होने के बाद जो है मैं उसकी उसकी वजह से जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैलकुलेट करना चाहती हूँ। ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं, जो इसकी वजह से जो फील्ड है वो मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ। अच्छा, दो हमेशा आपको पता है कि हमने गॉसेस लॉ के अंदर भी जो प्रॉब्लम किए थे, उसके अंदर हमने दो तरह की सिचुएशंस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी मटेरियल मालूम करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी मटेरियल मालूम करते थे। तो दो तरह की फील्ड जो है वो अब इसके अंदर हमें निकालनी होंगी, या तो एक्सटर्नल फील्ड या फिर इंटरनल फील्ड। तो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है अगर कोई भी मटेरियल पोलराइज हो जाए, तो फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सटर्नल फील्ड कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ यहाँ। सपोज करें कोई भी आर्बिट्ररी मटेरियल है, ये पोलराइज्ड हो गया और मैं एक बाहर हूँ किसी आर पोजीशन के ऊपर, और ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब मैं मुझे जो है ना, ये अब नॉलेज हो चुकी है पिछली सारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ के, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आसान होता है उस वक्त जब मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है कि अगर हमें किसी भी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब हम उसका ग्रेडियंट लेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो दिस टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल और आसान होती है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना एक डायपोल का, कहीं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखें और एक डायपोल बन रहा हो, तो ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो जनरल फार्मूला होता है, ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम देख चुके हैं कि वो क्या फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है ये, ठीक है। के जो है वो कूलम कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू है। आर इज द यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं या पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अभी तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, वी इज अ फंक्शन ऑफ आर। पी इज दी डायपोल, ठीक है। लेट सपोज के चार्जेस जो हैं वो अलाइन हो गए इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है मेरा लेट सपोज डायरेक्शन है। ये जो है पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, आर इसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है ये, ओके। अच्छा जनाब, अब जो है मैंने इसको क्या किया है कि मैं इसको अब जनरल फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो मैं इसको जनरलाइज कर देती हूँ। किस तरह से, अब मैं कहती हूँ कि ये जो मेरे डायपोल्स हैं ये एक पूरे यूनिट वॉल्यूम के अंदर, पूरे वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल, वो किसके बराबर होते हैं, पोलराइजेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के, ठीक है। कैपिटल पी जो है वो पोलराइजेशन का सिंबल है, और स्मॉल पी जो है वो डायपोल मोमेंट का सिंबल है। तो यहाँ से मैंने स्मॉल पी की जगह इसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल पी, और ये जो डी टॉ है दिस इज दी वॉल्यूम एलिमेंट। इसको मैंने टॉ इसलिए लिख दिया है कि अगर मैं यहाँ पर वी लिखती तो ये वॉल्यूम और फिर पोटेंशियल के सिंबल के अंदर कंफ्यूजन होती, ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात और मालूम है कि ये जो 1/r² है, अगर किसी जगह पे 1/r² जो है वो 1/r लिखा हो, और अगर मैं उसका ग्रेडियंट जो है वो निकालूं, यानी डेरिवेटिव अगर मैं उसका ले लूं, तो ये जो है ना मेरे पास बराबर होगा r/r² के। ये जो है वो अ, एक जनरल प्रॉपर्टी जो है वो
मैंने हम लोगों ने पढ़ी है कि ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन विच ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन विच वेरीज एज 1/r, उसका जो ग्रेडियंट होता है वो होता है 1 r/r² के। तो इस इक्वेशन को जो मेरे पास ऊपर लिखी हुई है, थोड़ा सा मज़ीद वेक्टर कैलकुलस के लिहाज से, एनालाइज करने के लिहाज से, मैं इसको लिख सकती हूँ ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ये जो मेरे पास चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड है, मैंने अभी आपको बताया आर इज दी मैग्नीट्यूड, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको मैं इस यूनिट वेक्टर के नीचे ले गई, ठीक है। तो अब इसको मैं आगे लेकर चलती हूँ। अच्छा, ए इंटू बी बराबर होता है, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, तो आगे पीछे कर दिया मैंने, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ओके। अच्छा, फिर मज़ीद ये कि अगर मैं कहीं इसको अभी यहीं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और मैं एक रूल जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। ये क्या रूल है कि अगर आपको दो फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है, मल्टीपल में है वो, तो सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन को एक जगह रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का, फिर सेकंड फंक्शन रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, ओके। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने, मुझे जो है ना वो एफ और डी जी जो है ना वो, इसको अलग मैंने कर दिया है। ये जो है प्लस वाली टर्म, इसको मैं इज इक्वल टू के इधर ले गई हूँ, ये माइनस हो गया, ओके। अच्छा, नाउ अब मैंने सपोज कर लिया कि f इज़ अ फंक्शन विच इज़ नोन एज दी पोलराइजेशन, और g मेरा कौन सा फंक्शन है, 1/r, ठीक है। यहाँ पर ये एक मेरा फंक्शन है f, और इसको मैंने कह दिया g, ओके, f और g। अच्छा जनाब, तो ये हो गया 1/r, और ये d बाई डी एक्स की जगह पे, ये तो मैंने x डायरेक्शन में लिखा था, लेकिन अब मैं इसको जनरलाइज कर रही हूँ, तो d बाई डी आर कर दिया मैंने। f की जगह p, g की जगह 1/r, g की जगह 1/r, एफ की जगह पी पोलराइजेशन, एफ की जगह पोलराइजेशन, और जी की जगह 1/r। और ये जहाँ पे भी डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू आर, बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये डेल ऑपरेटर है, ठीक है। ये डेल ऑपरेटर है, इसको मैं डेल ऑपरेटर लिख सकती हूँ। ये क्या चीज़ है, पी अपॉन आर, आर नीचे जो है ये एक स्केलर फंक्शन है, ओके। तो जाहिर है मैं डॉट प्रोडक्ट इसका नहीं लूँगी। दिस इज़ दी स्केलर फंक्शन, ये जो डेरिवेटिव है ये पी डॉट आर, क्योंकि ये अब वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर है कि ये जब वेक्टर ऑपरेटर फॉर्म में मैं लिखूंगी, तो यहाँ पर मेरे पास डॉट आ जाएगा, डेल डॉट पी अपॉन आर। ये 1/r इज दी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये डी अपॉन डी आर को जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की फॉर्म में, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मेरे पास डॉट आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से ये p है, और जब मैं ग्रेडियंट, ये जो डी अपॉन डी आर है, इसको जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी, डेल ऑपरेटर की फॉर्म में, और ये 1/r तो स्केलर फंक्शन है, तो ये ग्रेडियंट हो गया, ग्रेडियंट ऑफ समथिंग, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और पोलराइजेशन भी, तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा। तो ये मैंने अपनी कुछ एनालिसिस करके इस जगह इस तरह से ये इक्वेशन लिख दी। अब मुझे वैल्यू पता चल गई कि पोलराइजेशन डॉट ग्रेडियंट ऑफ 1/r को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये जो p डॉट डेल 1/r है, इसकी वैल्यू यहाँ से देख के इधर ये पुटअप कर दी, ओके। अच्छा, अब मेरे पास जो फार्मूला बन गया है वो पोटेंशियल का फार्मूला, जो कि मैं आउटसाइड निकाल रही हूँ, एक आर्बिट्री मटेरियल के आउटसाइड जो मैं निकाल रही हूँ। तो पोटेंशियल का फार्मूला जो है वो मेरे पास क्या बन गया है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पर, और जब इसकी वैल्यू यहाँ से जब मैंने पुटअप कर दी, तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, इसको अगर गौर से देखें हम, तो अब क्या किया है इसके अंदर हम लोगों ने, कि हमने डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ करते हुए, डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या है, डाइवर्जेंस थ्योरम ये है कि अगर आपके पास ए डॉट डी एस है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसको आप क्लोज सरफेस के ऊपर ले रहे हैं, अगर आप उसका डाइवर्जेंस ले लें इन दी होल वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी सरफेस इंटीग्रल, इस तरह से ये डाइवर्जेंस थ्योरम होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करते हुए इसको मैंने क्या किया, मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये क्या है, पूरा के पूरा डाइवर्जेंस है डेल डॉट ये पूरा फंक्शन पी अपॉन आर, सही। यहाँ पे तो ये ये भी डाइवर्जेंस है डेल डॉट पी, लेकिन यहाँ पर 1/r दोनों के नीचे है, ओके, होल डिवाइड कर रहा है, ये जो है प्योर डाइवर्जेंस है इस पूरे फंक्शन की। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डाइवर्जेंस होनी चाहिए प्योर एक फंक्शन की, नीचे कुछ नहीं होना चाहिए।
तो इस फैक्टर को मैं क्या कर सकती हूँ, इस फैक्टर को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ सरफेस इंटीग्रल में। यहाँ पर मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए इसको सरफेस इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्लोज्ड सरफेस के अंदर, और मैंने इसको लिख दिया पी अपॉन आर डी ए, यानी जैसे ये कोई भी फंक्शन है उसको मैंने सरफेस इंटीग्रल ले लिया है, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल पे मैंने इसको ले लिया, और ये जो चीज़ है ये मेरी एज इट इज़ रह जाएगी। अच्छा, अगर गौर से देखें तो अब इस इक्वेशन को ये जो है ना, हम एक फंक्शन से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर, ठीक है, एक टर्म थी सिर्फ ये, और अब हम यहाँ पर पहुँच गए दो टर्म्स के ऊपर। यहाँ से हम कुछ फिजिकल मीनिंग्स जो है वो कंक्लूड करना चाहते हैं। क्या फिजिकल मीनिंग्स कंक्लूड करना चाहते हैं? अगर इसको गौर से देखें तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज जो होता है के क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। बेसिकली एक पॉइंट की वजह, पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है दूसरे पॉइंट टेस्ट चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, वो हम किस तरीके से लिखते हैं, वो किस तरीके से फॉर्मूले से मालूम करते हैं, इस फॉर्मूले से। ये क्यू क्या चीज़ है? ये चार्ज, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम चार्ज को, ओके। तो बेसिकली जो पोटेंशियल की डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं? के आता है, यहाँ पर आपका आता है चार्ज, और यहाँ पर आता है आपका पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर भी मेरे पास यही तो चीज़ है। सबसे पहली टर्म को अगर मैं एनालाइज करूँ तो ये मेरा हो गया के, ये मेरा हो गया आर, और ये पी डॉट डी ए, पी डॉट डी ए जो है वो मेरा क्या हो गया? टोटल चार्ज क्यू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोलराइजेशन कि जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पोलराइजेशन के यूनिट होते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर P डॉट डी ए है कहीं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरा बन गया Q, Q चार्ज के यूनिट्स आ गए P डॉट डी ए, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर, और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशनली ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल किसके बराबर हो गया? Q के बराबर। तो अगर मैं कंपेयर करूं अपनी इक्वेशन के साथ में, तो यहाँ पर P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये Q कौन सा वाला Q है? ये चार्ज कौन सा वाला है? ये किसी, ये सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो, ठीक है। ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाई थी, ये डायग्राम के अंदर जो सरफेस के ऊपर, यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर चार्ज होगा, ये सिर्फ उसकी वजह से पोटेंशियल हम मालूम कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये जो टर्म है ये इसको एक्सप्लेन कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो P है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? P रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी को, ठीक है। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द बाउंड चार्ज, उसको मैं सिग्मा कह रही हूँ। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। लैम्डा लाइन चार्ज डेंसिटी होती है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, और रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। तो सिग्मा पी इज व्हाट? सिग्मा पी इज द surface charge density. Polarization is nothing but the alignment of charges, और वो कौन से चार्जेस होते हैं? जो सरफेस के ऊपर अलाइन हो गए। तो ये वाली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है सरफेस चार्जेस को, और बाउंड है चूंकि चार्जेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर चार्जेस बाउंड होते हैं, तो बी से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो अब हमारे पास एक टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म जो है वो ये वाली आ गई। ये वाली जो टर्म है इसको भी अगर आप गौर से देखें तो ये के है, ये आर है, तो डेफिनेटली ये जो ऊपर वाली टर्म है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये मेरे पास वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो ऊपर वाली टर्म है डाइवर्जेंस माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी रिप्रेजेंट्स व्हाट? रिप्रेजेंट्स चार्ज डेंसिटी ऑफ अ वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन कौन से वाले चार्जेस हैं? जो बाउंड है अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो ये आर्बिट्ररी सरफेस लिया था और मैंने कहा था कि ये पोलराइज हो गया है, इसकी मदद से मैं जो है ना यहाँ पर पोटेंशियल मालूम कर रही हूँ। इस पॉइंट के ऊपर मैं पोटेंशियल मालूम करना चाहती हूँ। तो अब मैं पोटेंशियल मालूम कर सकती हूँ कैसे? ये इक्वेशन मुझे बता रही है दो चीज़ों को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। सॉरी, नेगेटिव चार्ज आएगा, पोलराइज हो गया ना। तो थोड़ा सा ऊपर जो है लेट सपोज पॉजिटिव है, नीचे थोड़ा सा नेगेटिव है, तो अंदर भी तो प्लस माइनस चार्जेस होंगे ना, ठीक है। प्लस माइनस अंदर भी चार्जेस होंगे। इसको मैं थोड़ा सा फेयर करके बना देती हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा।
ठीक है। तो अगर ये मेरा पूरा मटेरियल जो है ना पोलराइज हो गया था, पोलराइज होके सारे के सारे एटम्स जो है ना वो अलाइन हो गए, मैंने परफेक्ट अलाइनमेंट दिखाई है। अभी सेंटर पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। तो अब मैं उसको कैसे कर सकती हूँ, दो हिस्सों में कर सकती हूँ। एक तो मैं सरफेस के ऊपर जो अलाइन हुए हैं चार्जेस, ठीक है, ये सरफेस जो अलाइनमेंट हुई है उसको मैं अलग कैलकुलेट कर सकती हूँ इस पार्ट से। और वॉल्यूम के अंदर जो अलाइनमेंट हुई है, ये जो वॉल्यूम के अंदर अलाइनमेंट हुई है इसकी वजह से जो पोटेंशियल है यहाँ पर वो मैं अलग कैलकुलेट कर सकती हूँ। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, इससे मुझे फ़ायदा अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन इस बात को जहन में रखिएगा कि जो पोटेंशियल है, ये वाली जो टर्म है, इसके अंदर ये जो P है, P रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं लिख सकती हूँ P डॉट एन। P इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो लिहाजा मैं एरिया के जो है वो यूनिट वेक्टर के साथ में रिप्रेजेंट करके इसको इस तरह से लिख रही हूँ, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है सेकंड वाली, ये जो है वो कहलाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है डेल ऑपरेटर है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन डी बाई डी आर, ठीक है। और एक्स वाई जेड डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी है, तो हम एक्स डायरेक्शन में भी लेते हैं, वाई में भी लेते हैं, जेड में भी लेते हैं। तो अगर पोलराइजेशन यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो ये तो जाहिर है फिर ज़ीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, फॉर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन इनसाइड डाइलेक्ट्रिक डेल डॉट पी इज इक्वल टू ज़ीरो। किस तरह से ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर देखें, ये पूरा के पूरा कोई होल मटेरियल है, ये पोलराइज्ड है, उसमें ये एक डायपोल रखा हुआ है, ये दूसरा डायपोल रखा हुआ है, ये एक डायपोल है, ये दूसरा डायपोल। अब ये प्लस से माइनस की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है ये पूरा मटेरियल। अच्छा, लेकिन इस प्लस से इस माइनस की तरफ भी तो कोई फील्ड होगी ना, यहाँ पर भी कोई फील्ड होगी, यहाँ पर भी कोई फील्ड होगी। तो अब क्या होगा, ये ऊपर अगर मैं कैलकुलेट करूँ 1 2 3 4 टर्म्स हैं, और नीचे कितनी है 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसिल आउट हो गई, फील्ड इक्वल और अपोजिट हैं तो कैंसिल आउट हो गई, लेकिन ये वाली और ये वाला जो चार्ज है ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, इसकी फील्ड कैंसिल आउट नहीं हुई, बाकी सबकी हो गई। तो जहाँ कहीं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वहाँ पर जो इनसाइड चार्जेस होते हैं जैसे कि ये, उसकी वजह से जो पोलराइजेशन हो रही होती है वो हमारे पास हमेशा ज़ीरो निकलती है। तो हम कहते हैं कि चूंकि इनसाइड पोलराइजेशन यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे कोई बाउंड चार्जेस नहीं है। हम ये एज्यूम करते हैं कि देयर आर नो बाउंड चार्जेस। वैसे तो है मौजूद चार्जेस रखे हुए हैं, लेकिन चूंकि उनकी फील्ड यूनिफॉर्म है लिहाजा हम एज्यूम कर लेते हैं कि देयर आर नो बाउंड चार्जेस विच आर कंट्रीब्यूटिंग इन पोलराइजेशन, ठीक है। जो बाउंड चार्जेस हैं उनकी नेट जो पोलराइजेशन है वो कैंसिल आउट हो गई है, सिर्फ सरफेसेस के ऊपर बचे हुए। तो ये जो टर्म स्प्लिट करने का फ़ायदा हुआ है ना हमें, वो यही फ़ायदा हुआ है कि हम मटेरियल्स में जहाँ यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होती है तो इनसाइड वॉल्यूम को कंसीडर करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, पूरी की पूरी करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ सरफेस से मतलब है, डेट्स इट। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होगी तो फिर नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन की वजह से हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फिर उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें, अच्छा, अब ये जब मेरे पास पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल आ गया V इज इक्वल टू के सरफेस इंटीग्रल और P डॉट एन डी ए अपॉन आर, ये मेरे पास एक निकल कर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहीं से इसका ग्रेडियंट ले लूँगी और फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउटसाइड दी पोलराइज्ड मटेरियल। तो ये जो फील्ड होगी, ये जो फील्ड होगी, ये पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड आई है ये वो फील्ड होगी, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, जैसे कोई स्फेरिकल मटेरियल है, उसके अंदर ये जो है ना यूनिफॉर्म अलाइनमेंट हुई हुई है, यूनिफॉर्म अलाइनमेंट हुई हुई है। तो हम सिर्फ सरफेस चार्जेस से हमें मतलब है, हमें इनसाइड से कोई मतलब नहीं है।
तो आप ये देखें कि ये जो है बाहर की तरफ डायपोल की जैसे फील्ड होती है, प्लस से निकले माइनस में चला गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो अगर हम किसी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें एक सरफेस, सिर्फ इसके सरफेस चार्जेस से मतलब होगा। और सरफेस चार्ज हम कैसे हासिल करेंगे? पी डॉट एन करेंगे, ठीक है। पी डॉट एन करेंगे, पूरा सरफेस के ऊपर इंटीग्रल लेंगे और फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे। और थोड़ा सा गॉसेस लॉ से भी हमें जो है ना वो ये बात पता है कि यूनिफॉर्म अगर पोलराइजेशन है ऑन दी सरफेस, ठीक है, तो ये जो पोलराइजेशन जो है ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और ये कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाएगी। तो खैर बहरहाल अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ रिकॉल कर लें, वो क्या कि अगर हमें सरफेस चार्ज हासिल करने हैं पोलराइजेशन की वजह से, तो हम उसको जनरली किस तरह से लिखते हैं? पी डॉट एन। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, तो पोलराइजेशन अगर हुई हुई है, तो ये जो एरिया है इसका भी डायरेक्शन और पोलराइजेशन का डायरेक्शन सेम है अगर, तो सिंपली जो हमारा सरफेस चार्ज होगा वो पी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा एरिया का जो डायरेक्शन है वो अलग है और पोलराइजेशन की डायरेक्शन अलग है, सरफेस चार्जेस जो हैं वो अलग डायरेक्शन, पोलराइजेशन की डायरेक्शन अलग है, अलाइनमेंट चार्जेस की किसी और डायरेक्शन में हुई हुई है, तो फिर जो है वो हम यहाँ पर सरफेस चार्ज मालूम करने के लिए पी कॉस थीटा लिखेंगे। अच्छा, पोलराइजेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोलराइजेशन इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये पोलराइजेशन भी जो है वो इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन हम लेते हैं, लेट सपोज दीज आर, इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम ले रहे होते हैं, ओके। और ये जो है मेरा यूनिट वेक्टर है एरिया का। तो पोलराइजेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर इन दोनों के डायरेक्शन सेम नहीं है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मुझे कैसे निकालनी होगी? पी कॉस थीटा करके निकालनी होगी। तो इस चीज़ का जो है वो मुझे ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमने डिस्कस कर लिया कि अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है आउटसाइड, अब एक दफ़ा मटेरियल पोलराइज्ड हो गया, ये देखें मटेरियल पोलराइज्ड हो गया, फील्ड मुझे निकालनी है आउटसाइड, तो मुझे पता चल गया कि फील्ड निकालने के लिए मैं पोटेंशियल की हेल्प लूँगी, और पोटेंशियल जो है वो मुझे, पोटेंशियल का फार्मूला मुझे ये बताता है कि चार्जेस को मैं दो हिस्सों में तकसीम कर सकती हूँ, सरफेस चार्जेस एंड इनसाइड चार्जेस। और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की, तो फिर ये वाला टर्म जो है वो कंसीडर करना बेकार है। सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को हम कंसीडर करके पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके ग्रेडियंट की मदद से हासिल कर सकते हैं। अब मुझे मालूम करना है जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब मैं बाहर नहीं हूँ, बल्कि कहाँ मालूम करना चाहती हूँ? ये जो मटेरियल है ये अब पोलराइज्ड हो गया है, लेट सपोज चार्जेस जो है वो अलाइन हो गए, ठीक है, बहुत सारे डायपोल्स रखे हुए हैं। ये जो डायपोल्स अलाइन हुए हैं इनकी तो अपनी कोई फील्ड है ना, बाहर एक्सटर्नल मैंने फील्ड अप्लाई की थी, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से ये अलाइन हो गए। अब जब ये अलाइन हो गए तो इनकी अपनी भी तो कोई ना कोई फील्ड होगी ना, ठीक है। वो फील्ड मैं मालूम करना चाह रही हूँ। तो ये जो फील्ड मैं मालूम करना चाह रही हूँ ये कैसे मैं मालूम करूँगी? अब मैं मालूम कर रही हूँ इनसाइड, इनसाइड की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, जब हम लोग जो है ना वो अपने सिस्टम से बाहर खड़े होते हैं ना, तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ जो है वो मैटर नहीं करती हैं। मिसाल के तौर पे अ, हम यहाँ पर खड़े हुए थे बाहर, तो ये हमें बिल्कुल एक यूनिफॉर्म नज़र आ रहा था, और हमारी अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल सही बैठ गई कि हम सिर्फ सरफेस चार्जेस को कंसीडर करें और उनकी वजह से हम इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करें और देन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें, ठीक है, ग्रेडियंट लेके इसका। लेकिन जब हम बिल्कुल करीब घुस जाएंगे इसके अंदर, तो हमें उसके अंदर मौजूद डिफेक्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं ना वो डायपोल जो हैं वो यूनिफॉर्मली अलाइन हुए हुए हैं,
क्योंकि कोई भी मटेरियल जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, एटम रेगुलरली नहीं रखे हुए होते, उसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो पोलराइजेशन का प्रोसेस होता है ये इतना सिंपल नहीं होता कि तमाम के तमाम चार्जेस जो हैं वो डायपोल जो हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर परफेक्टली अलाइन हो। बाज जो है बाज दफ़ा फील्ड एक्स डायरेक्शन में होती है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर अलाइन हुए हुए होते हैं। तो ये जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है। तो जब हम इनसाइड पहुंचते हैं तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि यहाँ पर हमें फील्ड जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं नज़र आएगी। इस मिसाल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से अगर कहीं एक एटम रखा हुआ है, ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो हम कहेंगे अरे ये तो न्यूट्रल एटम है, इसकी वजह से यहाँ पर इस दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को, टेस्ट चार्ज को बिल्कुल इन दोनों के दरमियान ले जाके रख दूं, तो फिर क्या होगा, वो मुझे न्यूट्रल नज़र नहीं आएगा और मैं कहूँगी कि नहीं, इनके दरमियान कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यकीनन इस टेस्ट चार्ज की वजह से के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी, ये डायपोल है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बाहर से देख रहे होते हैं चीज़ों को तो वो हमें फिर भी सिंपल नज़र आती हैं, लेकिन जब हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं तो चीज़ें जो है ना वो फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आती हैं, नॉन यूनिफॉर्म हमें नज़र आती हैं, रैंडम हमें नज़र आती हैं। ये हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम लेवल के ऊपर यानी कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर काम कर रहे हो तो वहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म चीज़ें होती हैं, रैंडमाइज चीज़ें होती हैं। तो जब हम फील्ड मालूम कर रहे हैं इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो फिर हम ये बात एज्यूम करेंगे कि वहाँ पर जो बाउंड चार्जेस हैं वो किसके बराबर हैं, माइनस डेल डॉट पी के। और उस वक्त हम ये बात कहेंगे कि ये जो बाउंड चार्जेस हैं हम ये कैसे हासिल कर सकते हैं, जब वेरिएशन हो पोलराइजेशन की विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है, क्योंकि जब वेरिएबल पोलराइजेशन होगी तो नेट पोलराइजेशन कैंसिल आउट नहीं होगी इनसाइड द मटेरियल। मिसाल के तौर पे एक ये स्फेरिकल शेप है, अब डायपोल जो है ना वो इस तरह से अलाइन होगा, लेट सपोज। ठीक है, ये मैंने कोई एक ऐसी आर्बिट्ररी एग्जांपल बना दी। अब अगर मैं इनकी फील्ड्स देखूं तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रही होगी, डायपोल सॉरी यस डायपोल की फील्ड देखूं तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रही होगी। यहाँ पे नेगेटिव का क्लस्टर हो गया और ऊपर पॉजिटिव का क्लस्टर हो गया, तो देयर इज अ वेरिएशन इन पोलराइजेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है ये, अब नॉन यूनिफॉर्म हो गई है। तो यहाँ पर पी जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, यहाँ पी इस डायरेक्शन में, यहाँ इधर, यहाँ इधर। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम ले रहे होते हैं। तो अगर इस तरह का क्लस्टर हो जाए, बाकी किसी जगह पर इस तरह चार्जेस पड़े हों प्लस माइनस और किसी जगह एक डिफेक्ट की वजह से ऐसा क्लस्टर हो जाए, तो आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगी इन पोलराइजेशन, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि वहाँ पर कहीं ना कहीं बाउंड चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो डायपोल की नेट डायपोल मोमेंट वहाँ पर हमें मिल रहा है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हम अब उसको कंसीडर करेंगे। ओके, अच्छा, अब मैंने सपोज कर लिया कि मैं इनसाइड मौजूद हूँ, जनरलाइज एक इक्वेशन बनाना चाहती हूँ मैं, तो मैंने ये सपोज कर लिया कि डाइलेक्ट्रिक में कहीं से मैंने इंसर्ट भी कर दिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंसर्ट करके डाल दिए, बेशक वो घूम फिर नहीं रहे हैं लेकिन कोई एक्सटर्नल मैंने आयन डाल दिया है, कुछ डाल दिया है, तो वहाँ पर कोई ना कोई चार्जेस मौजूद हैं जो जिनको जो कि फ्री हैं, ओके, नॉट बाउंड। और वहाँ पर जो है ना बाउंड चार्जेस भी हैं हम, सही है। तो अगर मैं गॉसेस लॉ के जरिए मालूम करूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, गॉसेस लॉ बाय गॉसेस लॉ, तो अब मैंने गॉसेस लॉ यहाँ पर लिखी डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। मुझे मालूम है कि एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई बराबर है चार्ज के, ठीक है, चार्ज डेंसिटी के। तो चार्ज डेंसिटी अब दो तरह की है यहाँ पे, बाउंड और फ्री। ये अब मैं लिखना चाह रही हूँ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स। चूंकि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो यहाँ पर ये वाली टर्म ज़रूर आएगी। आगे बढ़ते हैं, और उस रो बी की जगह मैंने माइनस डेल डॉट पी लिख दिया। ठीक है, ये एज इट इज़ रहा, ये माइनस में दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा।
और ये जो डेल डॉट है, ये डेल डॉट है, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचा एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल टू रो एफ। ठीक है, ये जो है अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो गॉसेस लॉ है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ, और इसमें अब जो डी है वो किसके बराबर है, डी बराबर है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी के। अगर आपसे कोई पूछे कि गॉसेस लॉ इन कंडक्टर आप एक्सप्लेन करें, तो आप कैसे बताएंगे, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ठीक है, ये रो अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री चार्जेस यहाँ पर भी हैं, लेकिन अब डी उस सूरत में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ई के, जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है। तो जो है गॉसेस लॉ जब हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर लिखते हैं तो उसकी फॉर्म ये होती है, और अगर हम फ्री कंडक्टर्स के अंदर लिखते हैं तो उसकी फॉर्म ये होती है, तो इसको जहन में हमें रखना है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें फेमिलियर सी एक इक्वेशन नज़र आ रही है, लेकिन बस फ़र्क यही है कि डी जो है ना, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कैसे निकालते हैं, रो एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी करके हम निकालते हैं। अच्छा, ये हमें पता चल गया, यानी अब हमने क्या किया है, हमने पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट की फील्ड मालूम करने की कोशिश की है। अगर बाहर हम निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल के ज़रिए हम निकाल सकते हैं सिर्फ दो टर्म्स की मदद से। अगर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है तो सिर्फ ये वाली टर्म काम करेगी, ये हम छोड़ देंगे तो हमारा काम ज़रा आसान हो जाएगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, फिर ये वाली टर्म जो है वो ज़रूर हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, लेकिन इस वाली अप्रॉक्सीमेशन से हमारा काम चल जाता है, क्योंकि जो लार्ज स्केल के ऊपर अगर जैसे हम बाहर खड़े हुए हैं तो हमें ये जो चार्जेस हैं ये ऑलमोस्ट हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही नज़र आते हैं। अच्छा, अगर हमें इनसाइड फील्ड मालूम करनी है तो इनसाइड मालूम करने के लिए हम गॉसेस लॉ की मदद से मालूम कर रहे हैं इनसाइड फील्ड, ठीक है, तो उसमें हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, उसमें हम इस वाले रिलेशनशिप के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये वाला रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, डी मालूम कर लेंगे, और जब डी आपको पता चल जाएगा तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ड्यू टू द बाउंड चार्जेस एंड ड्यू टू द फ्री चार्जेस। तो यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन जो है ना वो हमें मिल जाएगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल फील्ड जो भी आ रही हैं, घुस रही हैं बाउंड चार्जेस के डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो सारी की सारी जो है वो हमें उसकी कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें मिल जाएगी। अच्छा, अच्छा, ये एक नया टॉपिक है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स की मैंने अभी तक क्लासिफिकेशन बताई है आपको कि डाइलेक्ट्रिक्स दो तरह के होते हैं, पोलर, ठीक है, और नॉन पोलर। लेकिन अब एक ये एक और क्लासिफिकेशन है जिसको हम कह रहे हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि पोलराइजेशन जो है वो, सॉरी, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ये दो तरह के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर मटेरियल्स होते हैं इसके अंदर जो इंड्यूस्ड डायपोल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की मैं बात कर रही हूँ। तो यानी कि जितनी आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा डायपोल मोमेंट जो है ना वो अलाइन होंगे। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से इस तरह से कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखी है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फील्ड। और अगर मैं इज इक्वल टू का निशान लगाऊंगी तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, काई, काई इज दी ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो इस पोलराइजेशन की जगह पर मैं एप्सिलॉन नॉट काई ई रख सकती हूँ। एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट ई दोनों जगह से कॉमन निकाल दिया मैंने, अंदर बचा वन प्लस काई। तो वन प्लस काई जो है वो मेरे पास क्या कहलाता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन क्या चीज़ है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि जो d है वो बेसिकली किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई, या मैं सीधा सीधा इसको एप्सिलॉन ई कर दूँ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आ जाएगा मेरे पास। तो ये जो है ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो डेंसिटी है वो मैं किस तरीके से लिखती हूँ? फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इज इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन ई। ठीक है। और जो फ्री सरफेस होता है उसके अंदर मैं कैसे लिखती हूँ? ये। ठीक है। यानी एक इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि मैं डी को कैसे लिख सकती हूँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पोलराइजेशन, इस तरह से करके मैंने आपको बताया था। लेकिन बजाय इसके कि आप ये पूरी टर्म यूज़ करें, लीनियर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसके अंदर पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, इसको हम कहेंगे लीनियर रिलेशनशिप। और अगर पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर हो या ई क्यूब हो या ई की पावर 4 हो तो वो नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ वो डाइलेक्ट्रिक्स जिनके दरमियान ये रिलेशनशिप होल्ड करती है वहां पर हम लिख सकते हैं ये वाली रिलेशनशिप। और जो नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनके लिए हम लिख सकते हैं ये वाली रिलेशनशिप। उसके अंदर पी हमें फिर निकालना पड़ेगा, इसमें रखना पड़ेगा और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए ये वाली इक्वेशन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और ज़्यादातर सिंपल केसेस के अंदर हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स ही कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स हम कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। हम लोगों आप लोगों को जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है इसके अंदर मैंने ये पढ़ाया है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। उनके अंदर जो डाइपोल्स होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाते हैं। जब वो अलाइन हो जाते हैं तो उनकी अपनी भी फील्ड होती है, तो फिर हम वो कैसे मालूम करेंगे? उनकी फील्ड जो है वो हम दो तरीके से मालूम करते हैं। या तो हम आउटसाइड मालूम कर रहे होते हैं या इनसाइड। आउटसाइड मालूम करना होता है तो हम पोटेंशियल की मदद से, फंक्शन की मदद से निकालते हैं। इनसाइड मालूम करना हो तो गॉसेस लॉ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो हमें बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हम लोगों ने देखी हैं। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है वो अलग टॉपिक आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं पढ़ाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।